Welcome back to my channel and understand one of the most important and interesting chapter of your economics class 10th, and that is money and credit. फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें ये चैप्टर क्यों पढ़ाया जा रहा है. सो द मेन ऑब्जेक्टिव टू टॉट यू दैट चैप्टर इज़ टू फैमिलराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी एज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट and to create awareness of the role of financial institution from the point of view of day-to-day life. Okay, now look at the chapter at a glance. अब इस चैप्टर की जो कहानी शुरू होती है वो कहाँ से होती है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज से. सो मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैन बी ऑफ टू टाइप्स. ठीक है, द फर्स्ट वन इज बार्टर सिस्टम, द सेकेंड वन इज मनी. Now what is barter system? It is a system of mutual exchange where goods are exchanged for goods directly. Means ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम कोई भी चीज़ देकर कोई दूसरी चीज़ ले सकते हैं. सपोज़ करिए जैसे आपको वीट चाहिए, है ना, तो आपको एक ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसको वीट चाहिए, है ना, जिसको वीट दे, वो जो वीट दे सके और आपको उसे कोई और चीज़ दे सको. तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. मीन्स आपको बहुत दिक्कत होती है कि ऐसा बंदा ढूंढने में जिसको वही चीज़ की ज़रूरत हो जो आपके पास ज़्यादा है. ठीक है. देन लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू. इससे क्या होता है, हमारे पास जगह नहीं होती इतना बार बार सामान रखने की, कैटल वैटल रखने की. ठीक है. नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू. कोई एक चीज़ नहीं है, जैसे कभी किसी ने 1 किलो गेहूँ दे दिया, किसी ने 1 किलो चावल दे दिया, किसी ने तो अपनी बकरी दे दी. तो मतलब कोई कॉमन एक्सचेंज का मीडियम नहीं है जिससे हम कह सकें कि हाँ हम ये चीज़ लेन देन कर रहे हैं. इसी के बाद एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी आती है, डेट इज़ कॉल्ड मनी. तो मनी क्या है? इट इज़ एनी थिंग विच इज़ कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज एंड मीजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू. ये कोई भी चीज़ हो सकती है जिसका जो मेजर है वो कॉमन एक्सचेंज कर सकते हैं हम. एक ऐसी चीज़ जिससे हम कुछ भी एक्सचेंज कर सकते हैं और उसकी वैल्यू भी सेम रहेगी. मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड्स करेंसी, पेपर नोट्स एंड Before the introduction of paper notes and coins, a variety of objects like grains and cattle were used as money, as I discussed above. Currency. अब हम किस पे आते हैं? करेंसी पे. तो करेंसी क्या है? इट इज़ ऑथोराइज्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट. मीन्स जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या करती है, इसको कंट्रोल करती है. सेकंड, इट इज़ इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. मीन्स जो हमारा मेन बैंक है RBI वो इसको इशू करता है. इसलिए जो नोट होते हैं उस पर सिग्नेचर्स किसके होते हैं? गवर्नर ऑफ RBI के. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू लॉ नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज़ अ पेमेंट मेड इन मनीज. कानून के हिसाब से अगर आप किसी को 10 रुपये का नोट दे रहे हैं और वो उसे लेने से मना कर देता है तो आप उस पर फ़ौरन केस दर्ज कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि रुपी इज़ हाईली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड नो वन कैन लीगली रिफ्यूज़ अ पेमेंट मेड इन मनी. ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड दैट इज़ वॉज डिपॉजिट विद बैंक्स. ठीक है. अब हम बैंक में कैसे डिपॉजिट करें? पीपल डिपॉजिट एक्स्ट्रा मनी इन बैंक्स. मीन्स जो लोग हैं जिन पर सरप्लस मनी है, मीन्स जिन पर ज़्यादा मनी है, तो वो क्या कर सकते हैं, अपना बैंक में उसको सबमिट कर सकते हैं. कैसे? पीपल डिपॉजिट देयर एक्स्ट्रा मनी इन बैंक्स बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन देयर नेम. मतलब अपने नाम से वो क्या कर सकते हैं, बैंक अकाउंट खोल सकते हैं और वहाँ पर अपना जो एक्स्ट्रा सरप्लस मनी है उसको सबमिट कर सकते हैं. और सबसे बड़ा इसका एडवांटेज क्या होता है? कैन बी विदड्रॉन ऑन टाइम. हम इसे कभी भी कैसे भी निकाल सकते हैं. ठीक है. तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? डिमांड डिपॉजिट. Since the deposits in the bank accounts can be withdrawn on demand, these deposits are called as the demand deposit. The next point, withdraw money through check. हम जो मनी है अपना, हम या तो उसे कैश के थ्रू भी निकाल सकते हैं या चेक के थ्रू. अब चेक क्या है? बेसिकली अ चेक इज़ अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज़ बीन इशूड. आप सभी लोगों ने चेक देखे होंगे. तो उसमें क्या होता है, आपको उस बंदे का नाम लिखना होता है जिसको आप वो चेक दे रहे हैं. अगर आप उसका नाम लिख देंगे तो आपके बैंक अकाउंट में से उसके बैंक अकाउंट में वो पैसे चले जाएंगे. टू हुज नेम द अमाउंट इज़ बीन सरप्लस. अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. दैट वाज लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक. ठीक है ना, लोन एक्टिविटीज़ ऑफ अ
बैंक, इस ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके पूरे चैप्टर में, जिससे आपके नॉट ओनली इन योर CBSE 10th बोर्ड बट ऑल्सो कम्स इन UPSC एग्ज़ाम्स एट्सेट्रा। ओके, सो लोन एक्टिविटीज़ क्या है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जिन लोगों के पास ज़्यादा मनी होता है वो क्या करते हैं, बैंक में सबमिट कर सकते हैं। पीपल मेक विड्रॉल्स एंड गेट इंटरेस्ट, और फिर उस मनी को अपने सबमिट करने के बाद जब उन्हें वो चाहिए होती है तो वो वापस ले लेते हैं, और उसको वापस लेने में उन्हें क्या होता है, इंटरेस्ट रेट मिलता है, मीन्स ब्याज मिलती है अपना पैसा सबमिट करने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप बोरोवर्स हैं, मीन्स आपको पैसा चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, बैंक से वो पैसे ले सकते हो। लेकिन अब बैंक आपको इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी। पहले तो बैंक आपको ब्याज दे रहा था, अब आपको बैंक को ब्याज देनी पड़ेगी। इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है समझने के लिए, अगर बैंक आपको ब्याज देता है तो वो बहुत कम लेता है, लो रेट देता है, ठीक है। लेकिन अगर आप बैंक को दे रहे होते हो तो वो आपसे ज़्यादा चार्ज करता है, ठीक है। तो पीपल, हम क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं एंड पीपल रीपे लोन्स विद इंटरेस्ट, और हम ही उसको इंटरेस्ट के साथ पे करते हैं, मीन्स ब्याज के साथ हम उसको लोन को पे करते हैं। अब हमने जो लोन लिया उस पर हमें इंटरेस्ट क्या मिल रहा है, हमें ज़्यादा देना पड़ रहा है, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ जब हम उससे ले रहे हैं पैसे तो हमें इंटरेस्ट कम मिल रहा है। तो ये बीच का जो मामला है वो किसकी इनकम कहलाई जाती है, बैंक की। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ कीजिए अगर आपने 50,000 का लोन लिया है और उस पर बैंक आपको 8% इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रही है, मीन्स अगर आपको 8% ज़्यादा रुपीज़ देने पड़ेंगे उसके, ठीक है। और इधर आपने सपोज़ करिए 20,000 रुपीज़ सबमिट करे हैं, ठीक है। 20,000 रुपीज़ आपने बैंक में सबमिट करे हैं, तो बैंक आपको 2% इंटरेस्ट रेट देगा सिर्फ। अब 8 और 2 बीच की बची कितनी, 6%। तो ये जो 6% इनकम बची है वो किसकी इनकम होती है, बैंक की, ठीक है। तो ये किसकी इनकम कहलाई जाती है, आपकी बैंक की। आगे समझ में। मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। द नेक्स्ट टॉपिक इज क्रेडिट। क्रेडिट मीन्स क्या होता है, लोन। क्रेडिट मीन्स क्या होता है, लोन, उधार लेना। तो क्रेडिट क्या है, क्रेडिट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट in which the lender supplies the borrower with money, goods or services in return for the promise of future payment। Means क्रेडिट क्या एक चीज़ है, एक एग्रीमेंट है जिसमें जो भी उधार देने वाला होता है वो क्या करता है, उसे या तो पैसे देता है या कोई सामान देता है या उसे कोई भी सर्विस प्रोवाइड करता है। किस शर्त पर, कि वो फ्यूचर में उसको रीपे करेगा, मतलब फ्यूचर में उसको वापस लौटा देगा और कुछ इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। अब क्रेडिट में कुछ क्या होती हैं, टर्म्स भी होती हैं। टर्म्स क्या होती हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट, जैसे अगर मैं आपको उधार दे रही हूँ तो मैं उस पर कुछ ब्याज भी लगाऊंगी। कोलेटरल, अब आप हो सकता है आप वो कभी लौटाओ ना, तो मैं आपसे कुछ आपकी चीज़ गिरवी रखवा लूँगी, कोलेटरल करा लूँगी। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, है ना, मैं आपसे कुछ पेपर्स वगैरह पे साइन कराऊंगी कि यदि आप अपना पैसा नहीं दे पाते हैं तो आपकी आने वाली जनरेशन मुझे वो पैसा लौटाएगी। इस टाइप से डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं ना। मोड ऑफ रीपेमेंट, कि आप मुझे पैसा कैसे लौटाएंगे, आप मुझे अपनी कोई चीज़ दे देंगे, है ना, अपनी कार दे देंगे, अपना घर दे देंगे, है ना, या मुझे आप कैश देंगे, चेक देंगे, क्या देंगे, ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। फिर आर इंक्लूडेड इन द टर्म्स ऑफ क्रेडिट, यही सब चीज़ें क्या हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट होती हैं। अब मैं एक कोलेट्रल की सिंपल डेफिनेशन आपको बता देती हूँ। तो कोलेट्रल अ सिक्योरिटी इज़ एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स एंड यूजेस दिस एज अ गारंटी टू अ लेंडर अंटिल द लोन इज़ रीपेड। इट्स मीन्स हम कोलेट्रल में हम क्या कर सकते हैं, गिरवी रखने के लिए हम बिल्डिंग्स रख सकते हैं, ठीक है, कोई भी व्हीकल रख सकते हैं, अपना कोई भी कागजात रख सकते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, अपने कोई बस सामान रख सकते हैं, कुछ भी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्रेडिट सोर्सेज इन इंडिया। सो द टू कैटेगरीज ऑफ सोर्सेज ऑफ क्रेडिट आर फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट और लोन्स, और इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट और लोन्स। हमारा जो इंडिया में क्रेडिट है वो टू टाइप से है, द फॉर्मल सेक्टर, द इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है। सो जो फॉर्मल सेक्टर होता है वो क्या करता है, प्रोवाइड्स अ लोन एट लो इंटरेस्ट रेट। मीन्स अगर हम फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं तो हमें कम ब्याज देनी पड़ेगी, वहीं अगर हम इनफॉर्मल से ले रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाई रेट देना पड़ेगा,
अब दूसरा, रीपेमेंट इज़ ईजी। जैसे ये आपको टाइम देता है कि हम आपको 5 साल दे रहे हैं, 6 साल दे रहे हैं, आप इस टाइम पीरियड में अपना लोन जो है किस्तों में हमें वापस कर सकते हैं। लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। इसमें हमें बहुत, जो हमारा मोड ऑफ़ रीपेमेंट होता है टफ़ होता है। अगर आप पैसा नहीं दे पाए ना तो आपसे स्लेवरी, आपसे गुलामी करवा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं, ठीक है। हमें डॉक्यूमेंटेशन इसमें रिक्वायर्ड होता है पर, ठीक है, मतलब हमें इसमें पेपर्स वगैरह साइन करने पड़ते हैं, 1-2 महीने लग जाते हैं हमें यहाँ से बैंक से लोन वगैरह लेने में, ठीक है। लेकिन वहीं इनफॉर्मल सेक्टर पे आए तो इनफॉर्मल सेक्टर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। और सबसे बड़ा एडवांटेज जो है हमारा फॉर्मल सेक्टर से लेने का, कि कौन सुपरवाइज़ करता है, आरबीआई। मीन्स अगर हमारे लोन में कुछ भी गड़बड़ होती है तो हमें आरबीआई है बचाने के लिए। लेकिन वहीं इनफॉर्मल सेक्टर में क्या है, नो ऑर्गेनाइजेशन सुपरवाइज दीज क्रेडिट एक्टिविटीज़। इन क्रेडिट एक्टिविटीज़ को देखने वाला कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। फॉर्मल सेक्टर में हमें जो लोन मिलता है वो हमें बैंक से मिलता है ना, हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, है ना, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हमें उनसे मिलता है। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में जो हमें लोन मिलता है वो हमें किन से मिलता है, हमारे फ्रेंड से मिलता है, हमारे रिलेटिव से मिलता है, बड़े बड़े लैंड ओनर से मिलता है, लार्ज फार्मर से, ट्रेडर से, मतलब किसी से भी, ठीक है। एक और चीज़ है कि वाई रूरल पीपल चूज़ इनफॉर्मल। ये आपकी बुक में एक स्टैट भी दे रखा है, इसका पाई चार्ट के फॉर्म में 4-5 पाई चार्ट्स दे रखे हैं। तो उसमें क्या है, उसमें ये बताया गया है कि फॉर्मल सेक्टर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको होनी चाहिए, रूरल पीपल को, गांव के लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होनी चाहिए बैंक से लोन लेने की, क्योंकि इसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आसान हैं। लेकिन अगर हम एक वैल्यू बेस्ड स्टैट देखें तो जो हाई क्लास पीपल होते हैं, है ना, मीन्स जो बड़े बड़े आदमी होते हैं वो बैंक से लोन लेते हैं एज़ कम्पेयर टू रूरल पीपल। वाई? बिकॉज दे आर लेस एजुकेटेड। वो कम पढ़े लिखे होते हैं तो उसमें काम वगैरह करवाना पड़ता है ना, डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो वो उसमें अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते। दूसरा, नो बैंक्स नियर बाय। हर गांव के आसपास इतनी बैंक्स नहीं होती और उन्हें मोबाइल में बैंक स्टार्ट करना आता नहीं है ना, क्योंकि लेस एजुकेटेड होते हैं, तो दूसरा डिसएडवांटेज। तीसरा, एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल। और सबसे बड़ी चीज़, बैंक जो है वो आपसे कोलेट्रल मांगता है, मीन्स आपसे कुछ चीज़ आपकी गिरवी रखवाता है, तब जाकर बैंक आपको क्या देता है, लोन देता है। लेकिन जो गांव के पीपल हैं उनके पास कोई ऐसी चीज़ होती नहीं है कि वो उसको गिरवी रख सकें, है ना, इसलिए मजबूरन उन्हें इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना पड़ता है, वो भी बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ रोल ऑफ आरबीआई इन इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर मीन्स जो फॉर्मल सेक्टर है उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का क्या रोल है। So it ensures that the bank give loans not just to profit making businessmen, traders, organization etc. Means RBI हमें ये इंश्योर करता है, मीन्स हमें ये यकीन दिलाता है कि जो बैंक्स हैं वो ना लोन सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देंगे, बट ऑल्सो टू स्मॉल कल्टिवेटर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, स्मॉल ट्रेडर्स, बोरोवर्स ऑल्सो। बल्कि वो छोटे छोटे कल्टीवेटर्स को, छोटे छोटे मतलब काम धंधे वाले लोगों को, उनको भी लोन देंगे। मीन जितने प्रॉफिट मेकिंग हैं वो बड़े बड़े लोगों को ही लोन नहीं देंगे, वो छोटे छोटे लोगों को भी अपना धंधा आगे बढ़ाने के लिए उनको भी लोन देंगे। दूसरा, periodically bank have to submit information to the RBI on how much they are lending to whom and at what interest rate they lend into borrowers etc. मीन्स समय समय पर जितने भी बैंक्स हैं, ठीक है, उनको एक इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ती है रिज़र्व बैंक को कि उन्होंने किन किन लोगों को कितने कितने इंटरेस्ट रेट पे और कितने कितने टाइम पीरियड के लिए उनको लोन प्रोवाइड किया है। तीसरी चीज़ जो आती है इसमें, इट मॉनिटर्स द बैंक इन एक्चुअली मेंटेनिंग द कैश बैलेंस, इट मीन्स 15%। हर बैंक को ये उसका ये रूल होता है कि उसको 15% तो अपने पास कैश रखना ही होता है। अगर बैंक, कोई भी बैंक अपना 15% से कम कैश रखता है तो वो उस पर कोई केस वगैरह हो जाता है, लीगली वो फाइल हो जाता है, ठीक है। तो हर बैंक की ये ड्यूटी होती है कि वो अपना क्या कर सके, कैश बैलेंस 15% बनाए रखे। और यही इन चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को कौन देखता है, आरबीआई, ताकि किसी भी बंदे को, किसी भी बंदी को किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है।
Now the second most important topic from which the most of the question are asking in your board exams, that is self help groups. इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं. तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या है, मीन्स हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि एब्सेंस ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी, मीन्स जो गांव के लोग हैं उनके पास क्या होते हैं, कोलेटरल नहीं होता, एज आई डिस्कस्ड अबव. डॉक्यूमेंटेशन मीन्स कम पढ़े लिखे होते हैं, है ना, इसी वजह से वो क्या होते हैं, बैंक से लोन नहीं ले पाते. इसी वजह से हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की ज़रूरत पड़ी. इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 15 to 20 मेम्बर्स. इसमें लगभग 15 से 20 लोग होते हैं. और ये लोग क्या होते हैं, द पीपल इन सच ग्रुप यूजुअली बिलोंग टू सेम बैकग्राउंड इन सोसाइटी. और लगभग ये जो पीपल्स होते हैं इसमें एक ही बैकग्राउंड और एक ही सोसाइटी से बिलोंग करते हैं. अपनी छोटी छोटी सेविंग्स, जैसे सेविंग्स ऑफ रुपीज़ अबाउट 25 to 100, मीन्स छोटे छोटे जितने 10-20 रुपये भी अगर उनके सेव हो जाते हैं तो एक जगह ये कलेक्ट कर लेते हैं. फिर इससे क्या होता है, ग्रांट स्मॉल लोन्स टू मेंबर्स. अगर कुछ लोगों को 5,000 6,000, क्योंकि गांव के लोगों को उतना ही लोन की ज़रूरत पड़ती है 5-6 हज़ार, तो ऐसे 5-6 हज़ार के लिए बारो बैंक के चक्कर तो लगाएंगे नहीं, तो इसलिए वो अपना ऐसे धीरे धीरे कुछ पैसे जमा कर लेते हैं. 5-6 लोग, 15-20 लोग मिलकर, और एक बार में किसी एक को ज़रूरत पड़ती है तो वो उस लोन को ले लेते हैं. ठीक है. डज नॉट आस्क फॉर कोलेट्रल. और अब ये जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, मीन्स हमारे जो पड़ोसी हैं, नेबर्स हैं, ये हमसे कोलेट्रल भी नहीं मांगते इसके लिए. ठीक है. इन सब चीज़ों से क्या फ़ायदा होता है, इनकलकेट्स द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. इससे क्या होता है, हम लोग ज़िम्मेदार बनते हैं किन के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, कि हमें भी सेविंग्स करनी चाहिए. जैसे आप लोगों को पता है कि जो लेबर्स होते हैं, मजदूर होते हैं, उनका क्या सिस्टम होता है कि आज कमाया और आज ही ख़त्म कर दिया. तो अगर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में अपना इन्वेस्ट करेंगे तो ये रोज़ 10-20 रुपये तो बचाएंगे. तो इनसे क्या होगा, इनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होगा, सेल्फ स्टीम पैदा होगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम सिर्फ खाने पीने वाले लोग नहीं हैं. ठीक है. तो क्या होता है, इनसे इन्हें क्या पता चलता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें हैं. ठीक है. So students, this chapter is over now, and let me know in the comment section that how you like this video. Okay, and also tell me of which chapter you want the next video. Thank you and have a wonderful day. Okay.